वलीद बेटा, ये इरम है, ये भी हमारी मदद करेगी इस काम में। नाहिद ने इरम वासती का तारुफ वलीद हाशमी से करवाया। नाहिद बेखबर थी इरम और वलीद के रिलेशनशिप से। वो चारों एक रेस्तुरां में बैठे हुए थे। चौथा नोशी का भाई शुएब। वलीद, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। खाला और तोशी गाँव गए हुए हैं, डीजे भी उनके साथ है और गिलशेर खान भी मुख से बाहर है। बिलाल के सारे हिमायती कोई भी नहीं है यहाँ पर। नाहिद दांत पीसते हुए बोल रही थी। उसकी आंखों में अजीब नफरत थी बिलाल के लिए। बीजी और एसएमएस का इलाज मैं खुद कर लूँगा, शुएब ने भी जज्बाती होकर कहा। आंटी जी, सारा प्लान तैयार है, कल का दिन इसकी बदनामी का दिन है। वलीद ने यकीन से पेशीन गोई कर दी। इरम ने तिरछी निगाह से वलीद की तरफ देखा। वो सोच रही थी नाहिद की नफरत के बारे में। उन्होंने जल्दी से अपनी चुगली मीटिंग खत्म कर दी, इस डर से कोई हमें साथ न देख ले इस वक्त यहाँ इकट्ठे इस जगह। वलीद बेटा, मेरा और शुएब का यहाँ ज्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं है। जमाल भी आ चुके हैं, सियालकोट से हम चलते हैं। अगर तुम्हें तकलीफ न हो तो इरम को ड्रॉप कर देना। नाहिद और शुएब वहां से जा चुके थे। मैं तो तुम्हें यहाँ उनके साथ देखकर परेशान हो गया था, वलीद कह रहा था। वलीद के आने से पहले नाहिद, शुएब और इरम रेस्तुरां में बैठे हुए थे। नाहिद ने ही इरम को बुटीक से पक किया था और इसे एक अच्छी खासी रकम ऑफर की थी इस प्लान में उनका साथ देने के लिए। इस दिन पार्टी में शुएब ने तुम्हें मेरे साथ किया देखा नहीं था? वलीद ने इरम से पूछा। इसने सिर्फ मुझे देखा था। आलिया जी की पार्टी में तुम उसकी तरफ कमर करके बैठे हुए थे। इसने ही अपनी माँ को मेरा मशवरा दिया था। वलीद, अगर देखा भी हो, अब तो हम सब नंगे हैं एक दूसरे के सामने। वलीद, मुझे तो हालात ने कमीनी बना दिया, मगर ये माँ बेटा तो पैदाइशी कमीने हैं, वरना किया तक बुनती है एक शरीफ आदमी को बदनाम करने की, उसकी इज्जत का जनाजा निकालने की। वलीद ने चालाकी से बात बदली। इसे डर था इरम की वो शमा फिर रोशन ना हो जाए। डार्लिंग, दफ़ा करो इन माँ बेटे को, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम ये फजूल बातें लेकर बैठ गई हो। हमें उनसे किया। वलीद ने इरम की आंखों में आंखें डालकर कहा। ये तो वो बात हो गई, घर का भेदी लंका धाय। इरम वासती मुस्कुराते हुए बोले। अगले दिन काले सिया बादल आसमान पर छाए हुए थे और सूरज भी कंबल ओढ़कर अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। ठंडी हवा की वजह से सर्दी जाते जाते वापस आ गई थी। फरवरी में बारिश होना कोई अजीब बात नहीं थी। अजीब बात यह थी कि कल 27 फरवरी बरोज़ जुमेरात को तेज़ धूप निकली हुई थी और आज 28 फरवरी बरोज़ जुमा काले सिया बादल सूरज को ललकार रहे थे। आओ मैदान में सूरज अक्लमंद निकला। इस मालूम था आज उन बादलों का दिन है, इसीलिए वो अपने बिस्तर से उठा ही नहीं। सूरज ने दिल में सोचा, तुम्हें बेटा परसों देख लूँगा। सूरज और बादलों की नोक झोंक से बहुत पहले जब सूरज सोया हुआ था और बादल अपनी सफ बंदी कर रहे थे, यानी तहज्जुद के वक्त बिलाल तहज्जुद अदा कर चुका था। वो खजूरों और सेब से सहरी कर रहा था। वजह ये थी कि किचन में चूल्हे की सवा कुछ नहीं था। खजूरें और सेब और पानी की बोतल वो रात को ही ले आया था। सहरी करने के बाद वो मस्जिद चला गया। मस्जिद से वापस आकर वो अपनी नानी के कमरे में जाया करता था और वहीं बैठा रहता था जब तक इसके स्कूल का टाइम ना होता। सिर्फ जुमा और पीर वाले दिन, बाकी दिनों में वो नमाज से फारिग होकर जागिंग के लिए चला जाता था। जागिंग से वापस आकर गर्म पानी से नहाता, नाश्ता करता, इसके बाद नानी के पास जाता था। आज उसकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से वो छत पर भी नहीं बैठ सकता था। इस वक्त घर के सारे अफराद सोए हुए थे सिवाय सिक्योरिटी गार्ड के। इसी दौरान बाजी गफूरन छतरी लिए घर के अंदर दाखिल हुई थी। बिलाल इससे पहले अपने कमरे के रेलिंग डोर में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड को देख रहा था जो अपने कमरे में बैठा हुआ सोचों में गुम था। सिक्योरिटी गार्ड का कमरा घर के मेन गेट के साथ था। दो तरफ कंक्रीट की मजबूत दीवारें और दो तरफ बुलेट प्रूफ शीशा। बिलाल इसे शीशे के इस पार बैठा हुआ देख रहा था। ये नज़र भी अजीब शय है, बाज़ औक़ात शीशे के इस पार देख लेती है और अक्सर अपने सामने की हकीकत को देख नहीं पाती। इसका दिल चाहा बाजी गफूरा से बातें करे। बिलाल ने बाजी गफूरा को आवाज़ दी, वो रुक गई। बिलाल अपने कमरे से निकलकर बाजी गफूरा की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के किचन में थे। वजह ये थी बाजी गफूरा को नाश्ता तैयार करना था। इसने बिलाल से कहा कि वही आ जाओ, आज कोई 12 वरोहे के बाद बिलाल बेटा तुम यहाँ आए हो। बावर्ची खाने में बाजी गफूरा अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाकर बोली थी। जी बाजी, 11 साल 9 महीने और 10 दिन बाद। बिलाल सोचों में गुम बोला। मुझे याद है जब तुम खाना खा रहे थे तो नाहिद बीबी ने तुम्हारे सामने से मछली उठा ली थी। छोड़ी बाजी पुरानी बातें, बिलाल जख्मी आवाज़ से बोला। बड़ा हौसला है तुम्हारा बिलाल बेटा, मुझे ये भी याद है। फिर तुम घर से जा रहे थे उसी वक्त। अगर मैं बड़ी बेगम साहिबा को ना बताती तो तुम चले जाते यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए।
बाजी गफूरा ने आंसू साफ करते हुए कहा था। आपको नहीं बताना चाहिए था, फिर नानू ने मुझसे वदा ले लिया अपने सर पर मेरा हाथ रखकर। बिलाल बात करते करते खामोश हो गया था। तुम दो सूरतों में इस घर से जाओगे, मेरी इजाज़त से या फिर मेरे मरने के बाद। बाजी गफूरा ने बात मुकम्मल की। बिलाल बेटा, अच्छा हुआ जो मैंने बड़ी बेगम साहिबा को बता दिया। आज तुम उनकी इजाज़त से इस घर से जा रहे हो इज़्ज़त के साथ। बड़ा हौसला है तुम्हारा बिलाल बेटा। नाहिद बीबी ने बड़ी ज़्यादतियाँ की थीं तुम्हारी माँ के साथ, फिर भी तुमने इसे मुआफ़ कर दिया। बाजी गफूरा, बदला लेने से मुआफ़ करना अफजल है। बिलाल ने जवाब दिया, मैंने मुमानी को दिल से मुआफ़ भी कर दिया और हमेशा उनकी माँ की तरह इज़्ज़त भी की। ठीक कह रहे हो बिलाल बेटा, अल्लाह तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। लतीफ़ साहिब, मैं कल उम्रे के लिए जा रहा हूँ। नोशी मैडम आएंगी घर में, जिस तरह की तब्दीली वो कहीं गई आप करवा दीजिएगा। वाइट वाश, पर्दे, कराकरी, सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। बिलाल ने लतीफ़ को सारी तफसील बताई। बिलाल जब स्कूल पहुंचा सुबह के 10 बज रहे थे। इसे इत्तला दी गई कि नवीन बगैर किसी इत्तला के आज छुट्टी पर है। बिलाल ने फौजिया को फ़ोन मिलाया। जी सर। फौजिया ने फ़ोन कॉल रेसो की। फौजिया जी, 10 बज रहे हैं, अगर आप 12 बजे तक ऑफिस आ जाएं, सिर्फ 1 घंटा के लिए। सर मैं आ जाती हूँ, फौजिया ने जवाब दिया और कॉल काट दी। बिलाल ने ऑफिस बॉय को बुलाकर सारे स्टाफ को मस्जिद भेजा। 12 बजे मीटिंग है, जुमा की वजह से स्कूल में हाफ डे था। 12 बजे से पहले ही स्कूल में छुट्टी हो गई। सारा स्टाफ ठीक 12 बजे मीटिंग रूम में मौजूद था, बशमूल फौजिया के। मैं कल इंशाअल्लाह उम्रा करने जा रहा हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते बाद लूटूंगा। 17 मार्च को मेरा वलीमा है, आप सबको विद फैमिली मेरी तरफ से दावत है। मेरे बाद फौजिया जी मेरी जगह है। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह मेरे मेयार से बेहतर साबित होंगे। शुक्रिया। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, सारा स्टाफ जा चुका था। फौजिया और बिलाल ऑफिस वापस आए, जहाँ पर लियाकत बैठा हुआ था। बिलाल ने इन दोनों को चाय पिलाई और फौजिया को ज़रूरी हिदायत दें। 1 बजे तक फौजिया और लियाकत चले गए थे। बिलाल जुम्मा पढ़ने चला गया। 2 बजे के आसपास वो वापस लूटा तो इसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। अस्सलाम अलैकुम बट साहिब, बिलाल खुश इखलाकी से बोला। डॉक्टर मोहसिन बट दूसरी तरफ था। बिलाल किधर हो, कोई खबर नहीं। बस कुछ मसरूफ़ था। मोहसिन, मैं कल उम्रे के लिए जा रहा हूँ, 13 तारीख तक वापस आ जाऊँगा। यार मुझे भी बता देते, मैं भी तुम्हारे साथ प्रोग्राम बना लेता। मोहसिन ने गल्ला किया। टेक कर वापसी पर बात हो गई, बाय। मोहसिन ने फ़ोन बंद कर दिया, कुछ नाराज़गी के साथ। बिलाल सोचों में गुम काफ़ी देर ऑफिस में बैठा रहा। तकरीबन 3 बजे वो अपने ऑफिस से उठा, घर जाने के लिए वो निकला तो बाबा जुम्मा को याद कर रहा था। जब वो जुम्मा वाले दिन प्याज गोश्त पकाता और बाबा जुम्मा के घर उनके लिए लेकर जाता था और वो दोनों रोज़ा इकट्ठे इफ्तार करते थे। बारिश अब तेज़ हो चुकी थी, जो कि नमाज जुम्मा के वक्त हल्की हल्की हो रही थी। बिलाल अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। बारिश को देखकर इसने सोचा थोड़ी देर रुक जाता हूँ। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। बिलाल को एक नंबर से कॉल आई जो उसके मोबाइल में सेव नहीं था। सर प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी उम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। नवीन रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। बारिश की वजह से कोई गाड़ी और रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। सर प्लीज़ कुछ करें, खुदा के लिए मेरी मदद करें, वरना मेरी उम्मी को कुछ हो जाएगा। कॉल कट गई। बिलाल ने कुछ सोचा, फिर तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ नवीन के घर की तरफ सफ़र करने लगा। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान पर काले सिया बादलों का राज था। जौहर टाउन और टाउनशिप में सीवरेज का निज़ाम शहर के दूसरे हिस्सों की निस्बत कदरे बेहतर है, इसलिए सड़क पर ज़्यादा पानी खड़ा नहीं था, जिसकी वजह से बिलाल बहुत जल्दी नवीन के घर के बाहर पहुंच गया। इसने वही नंबर मिलाया इस गरज से कि नवीन अपनी माँ को बाहर ले आए, मगर वो नंबर बंद था। बारिश की वजह से रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी और दूर दूर तक कोई बंदा बशर नजर नहीं आ रहा था। ये एक 5 मरले का घर था। सिंगल स्टोरी, बैरूनी दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। बिलाल को तशवीश लाहिक हुई। वो अपनी गाड़ी से उतरा और घर के अंदर चला गया। एक छोटे गैराज के बाद बड़ा हाल था। बिलाल गैराज से गुजर कर अब वो हाल में था। हाल तकरीबन खाली था, सिवाय 2 सोफ़ों और एक लकड़ी की मेज़ के। हाल में अंधेरा था। नवीन, नवीन, कहाँ हो आप? बिलाल ने आवाज़ लगाई। उसी लम्हे सामने वाले बेडरूम से रोने की आवाज़ गूंजी। बिलाल जल्दी से बेडरूम की तरफ बढ़ा, अंदर भी अंधेरा था। बिलाल ने दरवाज़ा खोला तो इससे सामने बेड पर कोई कंबल के अंदर लेटा हुआ नजर आया। वो जल्दी से इस तरफ बढ़ा। जब बिलाल बेडरूम में दाखिल हो चुका था तो उसी लम्हे कमरे की सारी लाइट्स ऑन हो गईं।
बारिश की वजह से बिजली नहीं थी। ये कमाल यूपीएस ने दिखाया था नवीन की मदद से। नवीन दरवाजे के पीछे स्विच बोर्ड के पास खड़ी थी, अपनी काली चादर को ओढ़े हुए, अपनी आंखों पर निकाब किए हुए और अपने जिस्म को छुपाए हुए। नवीन ने मस्त निगाहों से बिलाल को देखा। इसकी मोटी मोटी काली सी आंखों में काला काजल दावत गुनाह का पैगाम दे रहा था। बिलाल ने कंबल की तरफ देखा। कंबल के नीचे 2 गोल तकिए पड़े हुए थे। जब बिलाल ने कंबल हटाया तो इससे पता चला बेडरूम बहुत शानदार और लग्जरी था। सब कुछ ही कलरफुल और अलग मुख्तलिफ। नवीन काली नागन की तरह लहराती बिल खाती बिलाल के सामने आकर खड़ी हो गई। इसने अपने चेहरे से वो काला निकाब हटाया। तीखे नैन नक्श वाली एक सांवली सलूनी लड़की, जिसकी आंखों में इसके दिल की बात पड़ी जा सकती थी। वो बिलाल की सालों की तपस्या भस्म करने का इरादा रखती थी। नवीन की आंखों में नशा था और वो बिलाल को देख रही थी। बिलाल ने इसे देखकर नजरें झुका ले। बिलाल, हाय मैं मर जाऊं इस अदा पर। नवीन ने अपने हाथ से बिलाल की ठोड़ी को ऊपर उठाया। अब तक वो काली चादर उसके जिस्म पर थी, सिर्फ इसने चेहरे से निकाब हटाया था। इसने वो चादर आहिस्ता आहिस्ता उतारी और दाखिली दरवाजे के दाएं हाथ पड़ी हुई बाजों वाली कुर्सी पर फेंक दी, पीछे की जानिब बगैर देखे हुए। काली चादर के नीचे इसने एक बेहुदा लिबास पहना हुआ था, जिससे इसकी छाती वाज़े नजर आ रही थी। वो एक खिले गिले वाली नाट पहने हुए थी। नवीन के चेहरे पर एक वाहियात मुस्कुराहट उभरी। हैरत है बिलाल, तुम अब तक मेरे इरादों को जान नहीं सके। नवीन जी, मैं आपको पहली मुलाकात ही में जान गया था। वो अलग बात है, देख आज रहा हूं। बिलाल ने तज़हीक आमेज़ लहजे में कहा। ये मौसम, मेरा ये जोबन, तुम्हारी ये जवानी और ये तन्हाई, क्या सोच रहे हो? नवीन ने नीनों के तीर चिल्लाते हुए बेहयाई से कहा। सोच रहा हूं एक औरत अपने आप को किस हद तक गिरा सकती है। इसीलिए तो मैं चाहती हूं तुम मुझे उठा लो, थाम लो, मुझे अपना बना लो। बिलाल, मैं तुम पर मर मिटी हूं। नैना ज़बरदस्ती बिलाल के गिले लग गई। बिलाल ने इसे ज़ोर से खुद से जुदा किया और इसे बेड पर धक्का दे दिया और खुद बेडरूम से निकलने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसकी नज़र नैना की काली चादर पर पड़ी, जो कि कुर्सी पर पड़ी हुई थी। बिलाल दरवाजे पर रुका और पलट कर नैना से कहा, जो कि बेड से उठ रही थी, कपड़े की चादर तो तुमने उतार कर फेंक दी है। अब कभी ओढ़नी हो तो हया की चादर ओढ़ना। बिलाल ये कहकर कमरे से निकल गया। अब वो हाल में था। नैना पीछे से भाग कर आई और बिलाल की कमर से लिपट गई। उसके दोनों हाथ बिलाल के सीने पर थे। बिलाल, आई लव यू। प्लीज़ मुझे इस तरह छोड़ कर न जाओ। मुझे तुम्हारी और नौशी की शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। तुम शादी ज़रूर करो, मगर ये ताल्लुक़ तो ख़त्म ना करो। शुएब और नाहिद पहले से हाल में खड़े हुए थे और नौशी उन दोनों के पीछे से कंधों के दरमियान से ये सब कुछ देख रही थी। वो बिलाल के बेडरूम से निकलने से पहले ही वहां पहुंचे थे। कमरे में रोशनी थी और हाल में अंधेरा। शुएब ने उसी लम्हे हाल की सारी लाइट्स ऑन कर दें। जहां वो खड़ा हुआ था, स्विच बोर्ड बिल्कुल इसके पीछे था। नौशी देख रही थी बिलाल को हैरत से, नफरत से और हकारत से। बिलाल की कमर से नैना लिपटी हुई थी। वो आंखें बंद किए हुए बोल रही थी, बिलाल प्लीज़ ये ताल्लुक़ ख़त्म न करो। बिलाल प्लीज़ ये ताल्लुक़ ख़त्म न करो। 1 मिनट के अंदर अंदर बिलाल ने नैना को खुद से जुदा कर दिया। इसने अपनी छाती से नैना का हाथ हटाकर इसे इसके बाजू से पकड़कर जोर लगाकर खुद से जुदा किया था। ये क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो मुझे, किस ताल्लुक़ की बात कर रही हो? बिलाल गुस्से से धाड़ा। उसकी आंखों में शोले थे और नौशी की आंखों में नफरत, शदीद गुस्सा। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। कड़कती बिजली ने चीख मारी, शायद बाहर कहीं किसी पर गिरी थी। आखिर बिजली इस साजिश पर रोई थी। उसकी खबर नहीं कि बिजली कड़कने की असल वजह क्या थी। आखिर बारिश, वो तेज़ बारिश। बिलाल की नज़र उन सब पर पड़ी। वो खामोश रहा। नाहिद सामने खड़ी थी, उसके दाएं हाथ 1 कदम पीछे नौशी खड़ी थी और उससे 2 कदम पीछे शुएब खड़ा था, दीवार से टेक लगाए हुए। रेलिक्स इसके बाईं जानिब बिजली का स्विच बोर्ड था। नैना ने उन सब को देखा तो अपना बिलवस सीधा किया। मक्कार हसीना ने एक और चाल चल दी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। बिलाल तो बड़े शरीफ आदमी है, वो तो मैं देख रही हूँ। नाहिद दांत पीसते हुए आगे बढ़ी और बिलाल के सामने आकर खड़ी हो गई और इसे कालर के नीचे से ग्रीबा से पकड़कर कहा था, उतार कर फेंक दो ये शराफत का चोगा। मैंने तुमसे ज्यादा बेगैरत और बेहया शख्स आज तक नहीं देखा। नाहिद ने बिलाल को ग्रीबा से पकड़कर झंझोड़ा था। नौशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बिलाल पथराई हुई आंखों से नौशी की तरफ देख रहा था। नाहिद ने नौशी की तरफ देखा तो बोली, शुएब संभालो बहन को। और चुल्लू यहाँ से। नाहिद आगे थी और शुएब ने बाजू में लेकर नौशी को संभाला हुआ था।
नैना आज नंगी नजरें झुकाए बिलाल के सामने खड़ी थी। इसने अपने बाजों से अपनी नंगी छाती को छुपाया हुआ था। बिलाल कमरे में वापस गया और कुर्सी पर पड़ी काली चादर उठाई और वापस नैना के सामने आकर खड़ा हो गया और वो काली चादर उसके कंधों के ऊपर से नैना पर डाल दी थी। नवीन जी, कपड़े की चादर औरत को तहफ़्फ़ुज़ देती है और हया की चादर ओढ़ने से औरत को इज़्ज़त मिलती है, और दोनों चादरें ओढ़ने से औरत का अपना ही भला होता है। बिलाल थोड़ी देर खामोश रहा, जैसे अपने आप को संभाल रहा हो। बिलाल ने सब्र की ताकत से अपने आप को रेज़ा रेज़ा होने से बचा लिया था, मगर अपनी तकलीफ़ नहीं छुपा सका। नवीन जी, मैंने आपको मुआफ़ किया और मैं दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह भी आपको मुआफ़ कर दे। बिलाल दुख में डूबी हुई घायल आवाज़ के साथ बोल रहा था। नैना ने अपनी पलकों के किवाड़ खोले। नैना के मोटे मोटे नीनों में आंसू चमक रहे थे। इसने अकीदत से बिलाल के चेहरे को देखा, जो चंद मिनट पहले हवस और बेहयाई से देख रही थी। उसके अश्क अब उसके गालों पर थे। नैना का दिल इसे मलामत कर रहा था कि तुमने चंद लाख रुपयों के लिए किसी की इज्जत को दागदार कर दिया, और इसे देखो, इसने तुम्हें मुआफ़ भी कर दिया और तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। बिलाल वहां से जा चुका था। नैना उसी जगह खड़ी हुई आंसू बहा रही थी। इसने वो बिलाल की ओढ़नी को अपने हाथ से पकड़ा और खुद से अहद किया, बिलाल, तुमने मेरे नंगे और गलीज बदन पर जो 2 चादरें डाली हैं, मैं उन्हें कभी आतरनी नहीं दूंगी। कभी नहीं। मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। नैना रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। इसने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी। इसकी हिचकियों से हाल गूंज रहा था। वलीद सुबह ही से बिलाल को फॉलो कर रहा था। वो शुएब के साथ राब्ते में था और लम्हा ब लम्हा शुएब को अपडेट कर रहा था। व्हाट्सएप के जरिए नाहिद नोशी को अपने साथ अपनी फैक्ट्री लेकर आई थी। घर से कोट लखपत का फैक्ट्री एरिया और टाउनशिप आमने सामने हैं। उनके दरमियान एक तकरीबन 100 फुट की डबल रोड वाक़ है। नाहिद की फैक्ट्री और नैना का घर चंद मिनट की दूरी पर थे। जैसे ही बिलाल नैना के घर के बाहर पहुंचा, वलीद ने शुएब को इत्तला कर दी थी। शुएब और नाहिद नोशी को वहां लेकर आ गए थे। नाहिद जो कुछ नोशी को दुखाना चाहती थी, वो इसमें कामयाब हो चुकी थी। वलीद ने ही इरम वास्ती के जरिए नैना को बिलाल के ऑफिस में रखवाया था। बिलाल पहले दिन ही जान चुका था कि नैना किस तरह की लड़की है। नैना एक मशहूर काल गर्ल थी जो अपने जिस्म का धंधा करती थी। बिलाल को ये सब तो मालूम नहीं था, मगर इसने नैना के बेहया नैन ज़रूर पढ़ लिए थे। एक दफ़ा बिलाल ने तोशी से कहा भी था, इस लड़की की आंखें बोलती हैं। नैना और इरम में फ़र्क ये था, नैना काल गर्ल थी और इरम की ज़िंदगी में दिल नवाज़दिन के बाद वलीद छूता आदमी था। दिल नवाज़दिन इसकी मोहब्बत था। बाद में आने वाले 2 शख्स इसकी मजबूरी थे, और अब वलीद उसकी आदत, इसका नशा। वलीद और इरम को एक दूसरे की लत लगी हुई थी। इरम मजबूर थी शुरू में, और नैना शुरू ही से आदत से मजबूर थी। मजबूर इंसान और आदत से मजबूर इंसान में फ़र्क होता है। आदत से मजबूर ने तो तौबा कर ली थी, सच्ची पक्की तौबा। अब देखना यह था कि मजबूर किया करती है। इरम का एक कमाल और भी था कि वो जब जब बिलाल से मिली थी, इसने कभी भी बिलाल को नज़र उठाकर नहीं देखा था और कभी भी इससे कोई फजूल बात नहीं की थी। इरम ने हमेशा बिलाल से सीधी और मुख्तसर बात की थी। इसी वजह से बिलाल इसे नोशी के ड्रेसेस के लिए 3 लाख रुपया देकर आया था। बिलाल इरम के मुताल्लिक अच्छी राय रखता था। इरम और वलीद अपने बनाए हुए प्लान में बड़ी आसानी से कामयाब हो चुके थे। शेब और नाहिद की वजह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये चारों बिलाल के दुश्मन थे, इसलिए आपस में दोस्त बन गए थे। मगरिब की अजान से चंद मिनट पहले एसएमएस बिलाल के कमरे में दाखिल हुआ था। बिलाल दीवान पर अपने सामने खजूरें और पानी की बोतल रखे हुए बैठा दुआ मांग रहा था। एसएमएस की आंखों में आंसू थे और वो बिलाल की तरफ देख रहा था, अपने आंसू को साफ करते हुए। बिलाल भाई, आपको बड़े साहिब ने बुलाया है, एसएमएस लरसती हुई आवाज़ से बोल रहा था। वहां पर वो सब। बिलाल ने अपनी शहादत की उंगली अपने होंठों पर रखी और एसएमएस को चुप रहने का इशारा दिया। शाहिद, अब जाओ, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बिलाल ने एक खजूर मुंह में डाली और बोतल को मुंह लगाकर 3 घूंट पानी पिया, वक्फा दे देगा। शाहिद, सुनो, ये हैंड कैरी मेरी गाड़ी में रख दो, कोच का नक्कारा बज चुका है, पिछली सीट पर रखना, दरवाज़ा खुला है। शाहिद महमूद सुखीरा वो हैंड कैरी उठाकर जा चुका था। बिलाल ने खुशू और खुजू के साथ मगरिब की नमाज अदा की और दुआ के बाद जाए नमाज लपेटकर अपनी बगल में लगा लिया और वो काला फोल्डर उठाया और घर के लाउंज की तरफ चल दिया। नमाज पढ़ कर आता हूँ, सो चूहे खाकर बली हज को चली। नाहिद लुमली का दिमाग रखने वाली औरत बोल रही थी।
घर के लाउंज में जमाल रंधावा सोफे पर बैठे हुए अपने ऊपर वाले दांतों से नीचे के दांतों को दबा रहे थे, मुंह बंद किए हुए गुस्से से। नोशी दूसरे सोफे पर अपने बाप के सामने बाईं हाथ सामने की तरफ बैठी हुई थी। नाहिद पीछे खड़ी थी जमाल रंधावा के। शोएब दाएं हाथ दो कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठा हुआ था सामने की तरफ, और उससे कुछ फासले पर इरम वास्ती खड़ी थी नजरें झुकाए हुए। जमाल रंधावा के सामने टेबल पर दो लिफाफे पड़े हुए थे। एक बिलाल के स्कूल का उनविलिप था और दूसरा उनविलिप डिफेंस के एक फोटो स्टूडियो का था। बीजी और एसएमएस नाहिद से भी पीछे दीवार के साथ खड़े थे। बाकी घर के नौकरों को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं थी। अस्सलाम अलैकुम, बिलाल ने अपने आने की इत्तला दी। जी मामू, आपने बुलाया था। बिलाल मुतमईन था, इसे मालूम था इसके आने से पहले ही उसके खिलाफ फैसला हो चुका है। ये दोनों लिफाफे उठाओ, जमाल ने गुस्से से कहा। बिलाल ने आगे बढ़कर वो दोनों लिफाफे उठा लिए। जस्ट इकरा स्कूल वाला उनविलिप इसने खोला। इसमें वही 3 लाख रुपया था जो इसने चंद दिन पहले इरम को दिया था नोशी के कपड़ों के लिए। बिलाल ने वो रुपए वापस उसी में डाल दिए। अब दूसरे उनविलिप की बारी थी। इसने वो उनविलिप खोला तो इसमें बिलाल और उज़्मा अफ़गन नियाज़ी की वो तस्वीरें थीं जो काफ़ी दिनों पहले जब वो और उज़्मा आखिरी बार रेस्तोरां से खाना खाकर निकले थे तो पार्किंग में बिलाल की गाड़ी में बैठने से पहले जब उज़्मा अपने एक मेहरबान, सच्चे और खरे दोस्त के गिले लगी थी। इस लम्हे को कैमरे ने महफूज कर लिया था। उसी तरह एक तस्वीर थी, मगर इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था। दूसरी तस्वीर में उज़्मा बिलाल के हाथ को चूम रही थी, और तीसरी तस्वीर में बिलाल का हाथ उज़्मा के बाईं कंधे पर, और चौथी तस्वीर बिलाल का बायां हाथ उज़्मा के दाईं गाल पर था। ऐसी कोई 2 दर्जन के करीब तस्वीरें इस उनविलिप के अंदर थीं। ये रुपए, जमाल ने तशवीश के अंदाज से पूछा, मैंने दिए थे इरम को। और वो तस्वीरें जो तुम्हारे हाथ में हैं कहीं नकली तो नहीं हैं? जमाल तल्खी से बोला, जी नहीं, जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो भी बिल्कुल सच है, मगर हकीकत कुछ और है। अब मेरी बात भी सुन ले। बिलाल ने अदब से जवाब दिया, जो हम लोगों ने आज देखा वो सच था, हकीकत थी। तुम जैसा बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अब जमाल, तुम्हारी बात क्यों सुने? जो देखा है वो काफ़ी है। इरम, तुम क्यों खामोश खड़ी हो? बताती क्यों नहीं? तुम्हारे साथ इस बेगैरत शख्स ने क्या वादे किए थे? शोएब इरम की तरफ देखकर गुस्से से बोला। इरम की आंखों में वो मसनूई आंसू एक बार फिर आ गए थे जो वो कोई आज घंटा पहले भी ला चुकी थी जब इसने जमाल को अपनी और बिलाल की फर्जी कहानी सुनाई थी। इरम ने डरते हुए बिलाल की तरफ देखा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जमाल ने इरम का हौसला बढ़ाया। सर, 3 साल पहले जब मैंने बुटीक पर जॉब शुरू की थी तो एक दिन बिलाल वहाँ पर आया, मुझे देखा और मेरे पीछे ही पड़ गया। कुछ दिन बाद कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी बात मेरे गिले पड़ी हुई है बचपन से। जैसे ही इससे मेरी जान छूटती है मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं इसकी बातों में आ गई, मेरी इज्जत आबरू इसकी हवस का शिकार हो गई। फिर ये हफ्ते में 2 दफ़ा मुझसे मिलने लगा और इतवार का सारा दिन मेरे साथ फ्लैट पर गुजारता। ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। अब ये कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी नोशी से शादी होने वाली है। इसने मेरा मुंह बंद करने के लिए ये 3 लाख रुपया मुझे दिया था, और साथ ये भी कहा था अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। इरम वासती ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। बिलाल ने इसकी तरफ हिकारत से निगाह डाली। बिलाल, में तो तुम्हारी मिसालें दिया करता था लोगों को, और तुम क्या निकले? जमाल रंधावा दुखी होकर बोले, मामू जान, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये 3 लाख रुपया मैंने इसे नोशी के ड्रेसीज बनवाने के लिए दिया था, और वो तस्वीरें मेरी दोस्त डॉक्टर उज़्मा अफ़गन की हैं। वो सिर्फ मेरी दोस्त है बस। बिलाल ने आराम से अपनी सफाई पेश की। और वो जो हम तीनों ने देखा वो क्या था? नाहिद गुस्से से चलाई। मुमानी जान, वो मुझसे ज़्यादा आप जानती है। बिलाल ने संजीदगी से जवाब दिया। मुमानी जान, मेरी समझ से बाहर है, अब क्यों ये गंदा और गलीज़ खेल खेल रही है? बिलाल, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, मत भूलो वो तुम्हारी क्या लगती है। जमाल रंधावा गुस्से से गिरजे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी मुमानी पर। मुमानी नहीं माँ, मैंने हमेशा उनको अपनी माँ की तरह इज्जत दी, इसीलिए मैं बार बार कहता था कि मुमानी से पूछ लें, अगर उनको इस शादी पर एतराज़ है तो मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा। मैंने एक माँ के हुक्म पर मोहब्बत की और अपनी दूसरी माँ के हुक्म पर अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ लेता। मुमानी जान, आप सिर्फ एक बार मुझे कह देती, मैं खुशी खुशी खुद इनकार कर देता, इसलिए कि मैं आपको माँ समझता नहीं, मानता भी था। मुमानी जान, मुझे अपनी माँ की हर चीज़ से मोहब्बत है और मेरी माँ को अपनी आबाई ज़मीन से बहुत लगाव था।
मगर मैंने आपकी खुशी की खातिर इसे लेने से भी इनकार कर दिया था। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं वो ज़मीन खुद खरीदूंगा अपने पैसों से इंशाअल्लाह। पूरी ज़िंदगी हमारे टुकड़ों पर पलने वाले ज़मीन खरीदूंगा। तुम्हारी औकात भी है वो ज़मीन खरीदने की? नाहिब ने बिलाल पर तंज किया। मैं हैरान हूँ तुम कितने बेशर्म और बेगैरत हो जो इतना सब कुछ होने के बावजूद बड़े मज़े से बातें कर रहे हो। ज़रा देखो मेरी मासूम बच्ची की तरफ, वो रो रो कर पागल हो गई है और तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी का एक आंसू भी नहीं है। तुम एक बेहिस और बदकिरदार शख्स हो। रंधावा साहिब अब भी कमाल करते हैं, अब बड़े मज़े से इस घटिया शख्स की तकरीर सुन रहे हैं। धक्के मार कर निकाली इसे यहाँ से। एहसान फरामोश, अगर रंधावा साहिब ना होते तो तुम दर दर की ठोकरें खाते। और है तुम्हारे दोनों चचा, कभी उन्होंने तुम्हारी खबर ली? खबर ना लेना जबर और जुल्म करने से बहरहाल बेहतर है। बिलाल ने नाहिद की आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से जवाब दिया। तेवर तो देखो, उल्टा चूर कोतवाल को डांटे। चूर माँ का चूर बेटा। नाहिद ने एक बार फिर बिलाल के जख्मों पर नमक डाला।